अल्हम्दुलिल्लाह जी, 9 यूरोप और शेंजन के वर्क परमिट हमारे क्लाइंट्स के हमें फाइनली रिसीव हो चुके हैं। अगर आप लोग ये वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं तो इसका क्या तरीकेकार है, आप लोग कैसे हासिल कर सकते हैं? क्या इसके अंदर कोई आइल्स रिक्वायर्ड है? क्या इसके अंदर कोई एजुकेशन रिक्वायर्ड है? क्या इसके अंदर कोई हाई फाई स्किल होना लाजमी है आपका? तो चले आए जानते हैं आज की इस व्लॉग के अंदर कंप्लीट डिटेल के साथ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका भी बताऊंगा और सारी बातें डिस्कस करते हैं। जो भी आपकी कंफ्यूजन है उसको भी आज दूर करने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक देखना है, कंप्लीट देखना है, हर बंदे ने लाजमी देखना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। ये 9 मेरे पास ऐसे यूरोप और शेंजन के वर्क परमिट हैं जो कि मेरे हाथ में इस टाइम के ऊपर हमारे क्लाइंट्स के रिसीव हुए हैं। जिसके अंदर सबसे पहले मेरे पास जो वर्क परमिट है, ये एक फीमेल हमारी क्लाइंट्स हैं, ठीक है, इनका है। ये लग्जमबर्ग का वर्क परमिट है। ये 5 मई 2025 को हमें रिसीव हुआ था। ये वेयर हाउस के अंदर इनकी जॉब हुई है, ठीक है। इसके अंदर जो इनकी सैलरी है वो 1800 यूरो इनकी सैलरी है। ठीक हो गया जी, नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 हमारे पास जी ये हंगरी का है, ठीक है। हंगरी का ये वर्क परमिट है, ठीक है जी। ये बंदा जो है इस टाइम के ऊपर ये जा चुका है क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना है। ये 2024 का है, ठीक है। उसके एंड के ऊपर ये आया था तकरीबन सितंबर या अक्टूबर के अंदर। तो इसको खैर छोड़े, इसकी ऑलरेडी सक्सेस स्टोरी जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। बाकी ये मेरे पास जी न्यूजीलैंड का है। ये न्यूजीलैंड का आप देख सकते हैं जी, ये है, ठीक है। ये तो वहाँ का डिलीवरी बॉयज का है, ठीक है। इसकी भी सक्सेस स्टोरीज आपको मिल जाएगी। ये 2025 का ये है हमारा, ठीक है, आज से तकरीबन 4 माह पहले का। ये हमारे पास है जी रोमानिया का, ठीक है जी। ये रोमानिया का वर्क परमिट है। चले खैर मैं आपको जल्दी जल्दी बताता जाता हूँ। ये हमारे पास जी क्रोशिया का है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। डेट वेरीफाई करनी है, जिस तरह से इसको वेरीफाई करना है, मोस्ट वेलकम, मेरे ऑफिस में आ सकते हैं, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद जी PwC एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का है। ये हमारे क्लाइंट हैं, ठीक है, इनका है। ये जो है जी लग्जमबर्ग का है। इसकी भी सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। ये मेरे पास हॉलैंड का वर्क परमिट है। इसकी डेट आप चेक कर सकते हैं, 5/7/2025 को ये हमें रिसीव हुआ था। ये हमारे क्लाइंट हैं जो कि IT के अंदर एक्सपर्ट्स थे, उनकी जॉब हुई है। ये हमारे पास यूके का वर्क परमिट है एक, ठीक है, यूके का है। ये इसको छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये भी एक लास्ट में लग्जमबर्ग का वर्क परमिट है। तो ये मेरे पास 9 ऐसे वर्क परमिट हैं जो हमारे क्लाइंट के रिसेंटली 2025 में ये हमें रिसीव हुए हैं। इनमें कुछ एक वर्क परमिट सिर्फ है जो कि 2024 का है। अच्छा, अगर आप लोग ये वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं तो इसका क्या तरीकाकार है? पाकिस्तानियों देखें, यूरोप और शेंजन का वर्क परमिट अगर हम बात करें ना कि डायरेक्टली अगर मैं आपको बोलूँ ना कि मेरे पास जी फलां कंट्री की यूरोप की रिक्वायरमेंट है, इस सेक्टर में इतनी वैकेंसीज हैं, इसमें इतनी हैं, या इसमें स्टोर कीपर चाहिए, या फलाना चाहिए, या फलाना चाहिए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये सब फेक होता है, फ्रॉड होता है। अगर कोई बंदा आपको बोले ना जी मेरे को रोमानिया के वीजे ते ए सैक्टर के अंदर है, मेरे को डेनमार्क के ए सैक्टर के अंदर है, मेरे को लग्जमबर्ग के ए सैक्टर के अंदर है, सरासर झूठ बोल रहे हैं। हकीकत बात है, ये ऐसा कोई चक्कर ही नहीं होता। यूरोपीय यूनियन ने ये काम खत्म कर दिया हुआ है, उन्होंने ये बंद कर दिया है सिस्टम। वो ये कहते हैं कि नहीं, अब हम डायरेक्टली वर्क परमिट नहीं देते, किसी को भी नहीं देते। हाँ, गल्फ कंट्रीज के हैं, फिर किसी ना किसी सेक्टर में कोई ना कोई वैकेंसीज तो आई रहती है। अगर तो आपने ये वर्क परमिट हासिल करना है तो कैसे हासिल करना है? इसका जो तरीकेकार है, बेस्ट इसका तरीकेकार ये है, वो है रिक्रूटमेंट एजेंसीज का। रिक्रूटमेंट क्या होती है? रिक्रूटमेंट एक ऐसी एजेंसी होती है जो कि पूरा एक चेन होता है, वो 5-7 कंट्रीज के साथ मिलकर काम करती है। इसके साथ बहुत सारी ऐसी कंपनीज अटैच होती हैं जिनके पास फॉरेनर्स का कोटा मौजूद होता है। उसके ऊपर क्या होता है कि जी यूरोपीय यूनियन कहता है कि आप अपना यूरोपास में एक ATS अप्रूव CV बनाएं। पहले होता था कि सिर्फ यूरोपास बनाएं, आप इसमें वर्किंग स्टार्ट कर दें, दैट्स इट। वो एक फॉर्मेट होता था। अब वो फॉर्मेट नहीं रहा। अब वो कहते हैं कि यूरोपास फॉर्मेट में इसको अब ATS में अप्रूव करवाएं। ATS क्या होता है? ATS होता है कि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम होता है। अब एक CV के ऊपर वो कहते हैं कि जी 4 एक्सपीरियंस लिखें। एक आपने फर्ज करें शेफ का लिख लिया, एक आपने वेटर का लिख लिया, एक आपने टैक्सी ड्राइवर का लिख लिया, एक आपने बाइक राइडर का लिख लिया। एक बात कर रहा हूँ ना, एक मिसाल दे रहा हूँ कि आपने 4 एक्सपीरियंस लिखे हैं डिफरेंट सेक्टर्स के। अब उसके ऊपर क्या होगा कि जब CV आपका एम्प्लॉयर के पास जाएगा, एम्प्लॉयर देखेगा कि यार इसने अप्लाई कैसे किया है, तो उनको कैसे पता चलता है? जो आपका ATS होता है ना, वो आपके उस कीवर्ड्स को हाईलाइट करता है, एम्प्लॉयर को बताता है, उसको पता चल जाता है कि इसकी क्या पोजीशन है, इसने कैसे अप्लाई किया, कहाँ पे अप्लाई किया। तो वो फिर आपके डॉक्यूमेंट को रिव्यू करता है, वो देखता है, चेक करता है कि उसके पास जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर तो आप उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं, वो आपसे एक इंटरव्यू कंडक्ट करता है। इंटरव्यू आप क्लियर करते हैं। इंटरव्यू आप डिपेंड करता है कि आपका जो है वो जूम पे हो जाए, डिपेंड करता है आपका जो है वो डायरेक्ट ही आपकी सिम के ऊपर आपको कॉल कर लें, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनको डायरेक्ट सिम पे कॉल आ जाती है। बेल्जियम जो कि करता ही डायरेक्ट सिम पे कॉल है, उसकी तो आज तक ना इनके साथ मीटिंग की शेड्यूल ही नहीं हुई जूम के ऊपर। बाकी बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी जूम के ऊपर मीटिंग शेड्यूल होती है।
अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि वो आपसे इंटरव्यू करता है। अब इंटरव्यू के अंदर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जी इसके अंदर क्या क्वेश्चन करते हैं, वो क्या पूछते हैं। अब फर्ज करें आपने शेफ़ के लिए अप्लाई किया, लेट्स सपोज, तो आपकी पोजीशन है, आपने शेफ़ के लिए अप्लाई किया, तो वो आपसे क्या पूछेगा। एक तो आपका जो सीवी होता है वो आपको आपके एम्प्लॉयर के आगे प्रेजेंट कर रहा होता है, वो बताता है कि इस बंदे के अंदर क्या गट्स हैं, क्या कैटेगरीज है, इसकी एजुकेशन क्या है, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये कहाँ से है, इसने क्या किया हुआ है, इसका कितना एक्सपीरियंस है, वो तो सारी चीज़ उसको पता चलती है। फिर वो आपसे कंफर्मेशन करता है, वो आपसे पूछता है, वो आपसे पूछ सकता है कि जी आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है। अगर तो आपने 1.5 साल का लिखा है ना सीवी के अंदर, तो 1.5 साल का बताएंगे तो ठीक है, ओके हो गया। उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं जी शेफ़ की कोई फलां चीज़ की रेसिपी बताएं, तो आपको वो आनी चाहिए। अगर सिक्योरिटी गार्ड का अप्लाई करेंगे, वो बोलेगा सिक्योरिटी गार्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो आपसे ये पूछेगा। अगर टैक्सी ड्राइवर का करेंगे तो वो जाहिर सी बात है आपसे वो उसके अबाउट क्वेश्चन करेगा, आपसे सिग्नल्स का पूछेगा, ये सिग्नल का साइन किस तरह का है, ये सिग्नल का साइन किस चीज़ की अलामत है। तो ये सारा कुछ उन्होंने कंफर्मेशन करनी होती है। अगर तो आप इसमें क्लियर हो जाते हैं, वो आपको एक जॉब ऑफर लेटर प्रोवाइड करता है। वो आपने कंप्यूटराइज सिग्नेचर किया, दोबारा उनको मेल किया, देन उसके कुछ वर्किंग डेज के बाद आपका वर्क परमिट इशू हो जाता है। वो अब डिपेंड करता है स्किल्ड बेस्ड है या अनस्किल्ड बेस्ड है, उसकी कॉस्ट उस हिसाब से चार्ज की जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर आपने अपनी फाइल प्रोसेस करनी होती है, जिसके अंदर आपकी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर होती है, आपका पासपोर्ट होता है, उसके बाद आपकी एफआरसी होती है, शादीशुदा है तो आपकी एमआरसी होती है, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने कंप्लीट अपनी एक फाइल प्रोसेस करनी होती है। फाइल प्रोसेस करके आपने अपनी अपॉइंटमेंट्स लेनी होती है एम्बेसी से। जब एम्बेसी आपको टाइम देती है कि आप अपने मुकर्रर टाइम के ऊपर एम्बेसी तशरीफ लाएं, तो आप अपनी वो सारी की सारी फाइल लेके, उसके अंदर आपका ऑफर लेटर होगा, उसके अंदर आपका वर्क परमिट होगा, और आपको ये इन चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि आपके वर्क परमिट के ऊपर सारी डिटेल होती है। आपके एम्प्लॉयर का नाम होता है, आपकी सैलरी होती है, आपका जो भी टाइम ड्यूटी टाइम लिखा होता है, उसके अंदर आपकी कंपनी की लोकेशन होती है, उसके अंदर सारा कुछ आपका मेंशन होता है, वो आपको पता होना चाहिए। जब आप एम्बेसी जाएंगे, एम्बेसडर आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि जी आपके एम्प्लॉयर का क्या नाम है, आपकी कंपनी किस सिटी के अंदर है, आपकी क्या जॉब है, सारा कुछ आपसे वो पूछेगा। 2-4 मिनट का इंटरव्यू होता है, वो आप क्लियर करते हैं तो वहाँ पर आपने 185 यूरो जो कि एम्बेसी फीस है वो आपने एम्बेसी में पे करनी होती है। उसके बाद एम्बेसी आपको विद इन द 30 डेज, या डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर वो कितने दिन में आपको डिसीजन देती है, वो आपका अपना होता है। लेकिन इसमें मेन चीज़ ये होती है कि आपकी पहले कहीं ना कहीं जॉब होना मस्ट है। आपकी जॉब होगी तो आपका आगे वीज़ा 100% ग्रांट हो जाएगा, क्योंकि इसमें रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं, एक तो इंटरव्यू इतना टफ नहीं है, ठीक है, दूसरा ये है कि आपका एम्प्लॉयर आपको हायर कर रहा होता है, ये आपको बड़े बेनिफिट मिल जाते हैं। तो उसके बाद आपका जनाब वो वीज़ा ग्रांट हो जाता है, उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप अपनी टिकट करवाएं, आप जहाँ मर्जी जाएं। लेकिन आपको सबसे पहले फोकस करना होता है पाकिस्तानियों अपनी जॉब के ऊपर। जॉब लेने की जंग ही आपकी बहुत सख्त जंग होती है, इस जंग से आपने निकलना होता है। तो इसके अंदर आप अपना यूरोपास में ATS अप्रूव CV कवर लेटर बना के डेली मैं वीडियो बनाता हूँ, डेली आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका समझाता हूँ। आपके लिए करता हूँ ना, किसी गैर के लिए तो नहीं करता। या यूट्यूब के ऊपर वीडियो आती है, आपने को पेमेंट दे के वीडियो तो नहीं देखनी होती। फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, उसको जाकर कहता हूँ ज्वाइन कर लो। उसके अंदर सारे लिंक्स मैंने प्रोवाइड किए होते हैं, वो आपके लिए किए होते हैं, किसके लिए किए होते हैं, तो आप उसके ऊपर किया करें। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर जाहिर सी बात है, एक आम बंदे ने अप्लाई करना है, एक प्रोफेशनल ने करना है, तो उसमें आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, जिसमें हमने बहुत ही एक रीजनेबल प्राइस के अंदर 2 मंथ का एक पैकेज बनाया हुआ है, जिसमें हम अपनी सर्विसेज आपको दे रहे हैं। उसमें हमारी टीम डेली आपके लिए अप्लाई करती है, डेली कंट्री चेंज कर करके अप्लाई करती है, और हम रेगुलर उसमें अप्लाई करते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो उसमें जो अप्लाई हो रहा होता है वो सारी डिटेल आपको आ रही होती है, सारी अपडेट आपको आ रही होती है, आपके एम्प्लॉयर की तरफ से जो मेल्स आ रही हैं, रिक्रूटर की तरफ से, वो सारी आपकी ईमेल के ऊपर आपको आ रही होती हैं। तो इसके अंदर अब क्या है, और तो अगर तो वर्क परमिट लेना है मेरी जान, यही तरीका है। इसके अलावा अगर आप बोले ना तो भाई कोई तरीका नहीं है। वो फिर आपने डंग खाने हैं, जाएँ फिर जाके मार्केट में 100 बैठे में जाके डंग खाएँ उनसे, ठीक है। तो बाकी मैं तो यही कहांगा एज अ भरा होने के नाते तुहानूं एक गल समझावांगा, ठीक है। अपना जे अगर मनते हो मैनू, ठीक है, जे नहीं मनते तो कोई मसला नहीं। वीडियो नूं अनसबसक्राइब का ऑप्शन सारिਆਂ को हैगा, इहनूं अनसबसक्राइब करो तो चले जाओ, कोई नहीं, होर आ जाएंगे, होर देख लैणगे, कोई मसला नहीं है। मैनू कोई फेम या व्यूज़ दे मैनू कोई जरूरत नहीं है अलहमदुलिल्लाह। लेकिन मैं तुहानूं एज अ भरा होने के नाते मैं तुहानूं एक गल समझा रहा कि देखो तुहाडे घरदिਆਂ ने तुहानूं कुछ सप नहीं पालिया होया कि तुसीं उन्हां नूं डंगी जाओ बार बार। लोग मेरे को आंदे, यंगस्टर्स आंदे ने, मुंडे आंदे ने, ओ सर जी बस जी की करा जी, मैं हुण तकरीबन FSC कंप्लीट की, बस मैं सोचा बाहर चल जां, बस मैं एक कंसल्टेंट लभ्या, जिद की, अब्बे ने पैसे दिते, मैनू डंग भज गया, हुण मेरे घरदे नहीं मेरे ते ट्रस्ट करते हैं, हुण की करा। बस अपना टाइम अपना पैसा बचाएं, मैं आपको यही कह रहा हूँ। बाकी होर भाई तुहाडी मर्जी है, तुहाडी जिंदगी, तुहाडा पैसा, हर चीज़ तुहाडा, तुसी जो दिल चाहे करो। आप एक आज़ाद कौम है, ठीक है। तो
मैं इसके अंदर किसी के ऊपर पाबंदी तो नहीं लगा सकता, लेकिन अगर माशरे में कहीं किसी न किसी जगह बुराई हो रही हो तो वहाँ पर उस चीज़ को जो है वो आवाज़ उठाना उस चीज़ के अबाउट, तो लोगों को अवेयरनेस देना, बचाना, ये मेरा फ़र्ज़ है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बाकी मेरा तो अल्लाह की तजारत है, मेरा तो अल्लाह का मामला है, ये दुनिया का या किसी इंसान का कोई नहीं है, ठीक है। बाकी उन्होंने पता मैं की कर रहे हैं की नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिन्हें करना उन्हें पा लेना, बाकी भाईजान मर्जी है थोड़ी, ठीक है। तो बाकी ख्याल रखें अपना, तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।